साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को होना निर्धारित है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पर हम लोग जो एक पेपर देखेंगे, ये जीआईसी प्रवक्ता का, जो अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया गया था, उसी का जो इतिहास वाला प्रश्न पत्र है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रश्न पत्र को हम लोग देख क्यों रहे हैं, क्योंकि यह परीक्षा भी लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई गई थी और जो पीसीएस की परीक्षा है वो भी लोक सेवा आयोग के द्वारा ही कराई जाएगी। तो कई बार क्या होता है, प्रश्न जो है प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है और ये पूरी संभावना है कि ये इतिहास हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई और इकोनॉमिक्स, यदि ये 4 प्रश्न पत्र यदि आप पूरे के पूरे लगा लेते हैं तो इन चारों में से मिला करके आपका जो पीसीएस की परीक्षा होगी, मेरा अपना अनुमान है कि कम से कम 10 से 15 प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे जो इन प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। तो इनको लगाने का आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। सीधे से 10 से 15 प्रश्न आपके सीधे से सही हो सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी देखें तो ये जो प्रश्न पत्र है जीआईसी प्रवक्ता के, इनका सॉल्व जो है आयोग ने इसकी ऑफिशियल आंसर की दे दी है। तो उस आंसर की से यदि आपके पास इसकी बुकलेट हो तो आप मिला सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पर आपको वो उत्तर, जो भी सही उत्तर है इनको मैं बता दूंगा और जहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बताता चलूँगा। तो यहाँ पर हम लोग जीआईसी प्रवक्ता का जो इतिहास वाला प्रश्न पत्र है उसका सीरीज डी मेरे पास है। इस सीरीज डी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन चारों प्रश्न पत्रों को आप अवश्य जो है पीसीएस की परीक्षा के लिए जरूर देख के जाएं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो स्टाफ नर्स का पेपर कराया गया था लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसमें भी 2 से 3 प्रश्न जो है, मतलब 2-3 प्रश्न जो है सीधे सीधे देखे गए कि वो जीआईसी प्रवक्ता के प्रश्न पत्रों से आए हैं। और भी अधिक आ सकते हैं, परंतु जो प्रथम दृष्टया देखे गए हैं वो यही आया है कि 2 से 3 प्रश्न जो है रिपीट हुए हैं। तो पूरी संभावना है कि आपके पीसीएस की परीक्षा में इन प्रश्नों को रिपीट किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसमें आपके पूरे 120 प्रश्न हैं, जिसमें से कि 40 क्वेश्चन जो हैं आपके सामान्य अध्ययन के हैं। वो सारे प्रश्न पत्रों में वो 40 कॉमन हैं और बाकी जो 80 क्वेश्चन हैं वो सब्जेक्ट वाइज हैं। तो यहाँ पर हम लोग 120 क्वेश्चन को देखेंगे और जो नेक्स्ट 3 लेकर के हम लोग आएंगे, जिसमें सिविक्स होगा, आपका इकोनॉमी होगा और ज्योग्राफी, उनमें 80 क्वेश्चन आपको देखने रहेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि बाण भट्ट ने हर्षचरित्र में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। तो इन्होंने जो है बृहद्रथ का जो है उल्लेख किया हुआ है। आगे विलुप्त संख्या खोजनी है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, आप देखिए 4 के सीध में क्या है 14 है, तो 4 में यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जोड़ दीजिए तो 4 3 12 प्लस 2 14। यही आपको प्रक्रिया अपनानी है और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर सी आएगा, 20 उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया। तो इनको जो है चित्तरंजन दास और एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने इनको प्रेरित किया था। सौर ऊर्जा का कारण क्या है, तो संलयन प्रक्रिया है, फ्यूजन रिएक्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सीमेंट, चीनी, कपड़ा उद्योग है, परंतु ऑटोमोबाइल उद्योग यहाँ का मेन जो है इंडस्ट्री नहीं है, मेजर इंडस्ट्री नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरातन स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, तो देखिए हुलास है, आलमगीरपुर है, मांडी, ये उत्तर प्रदेश में, परंतु देशलपुर जो है ये आपका गुजरात में है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। तो ये है आपकी सहरिया जनजाति जो है ये आपकी वाराणसी में नहीं पाई जाती है, ये मेनली आपकी ललितपुर जिले में पाई जाती है। वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव में 6 स्तंभों पर, 6 पिलर्स पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसको आप जो 6 पिलर्स एक बार जरूर देख लीजिएगा। इनमें से यदि आप देखेंगे तो मानव पूंजी में नवजीवन का संचार है, नव परिवर्तन एवं अनुसंधान व विकास है, स्वास्थ्य एवं कल्याण है। परंतु यहाँ पर गाँव की जो अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण है ये इस 6 पिलर्स में सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है। तो ये आपका जो है मथुरा जनपद में स्थित है। कहाँ पे, मथुरा जनपद में स्थित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर में स्थित है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है। तो ये रिले खेती कहलाता है। क्या कहलाता है, रिले खेती कहलाता है।
आगे चलते हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, तो 7.33% है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है राज्य और राज्यसभा में सीटों की संख्या, इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, तो असम में राज्यसभा की 6 सीटें नहीं बल्कि 7 सीटें हैं। कितनी है? 7 सीटें, इसलिए सुमेलित नहीं है। जबकि छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है और उत्तर प्रदेश में 31 है। आगे चलते हैं, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है, तो सेबी के द्वारा विनियमित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है, ठीक है, सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है, तो ये चुकंदर है, शुगर बीट। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, लौह एस्क जो है, लौह एस्क आपका इटाबीरा, ये ब्राजील में है, यहाँ पर पाया जाता है। मैग्नीज जो है ये आपका चिया तुरा में, तांबा जो है, तांबा आपका सडबरी में, तांबा सडबरी में, और बॉक्साइट वाइपा में। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 4, 3, 2, 1 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, असमानता वायरस या इनइक्वलिटी वायरस ग्लोबल रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की संस्था ऑक्सफैम है, इसके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ताप विद्युत गृह और राज्य, बाढ़ ताप विद्युत गृह बिहार में है, लारा छत्तीसगढ़ में, कुडगी कर्नाटका में है, और परंतु गाडरवारा ये आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो केन्या, युगांडा, गैबोन से होकर गुजरती है, परंतु जाम्बिया, जिम्बाब्वे यहाँ से होकर के नहीं गुजरती है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था, तो कुल 14 बैंकों पर लगाया गया था। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया, जैसे कि अंगभंग, ये सारे जो दंड देना बंद किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था। हड़प्पीय पुरास्थल बनवाली किस नदी पर स्थित है, तो ये रंगोई नदी के तट पर स्थित है। आगे चलते हैं, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो सी रंगराजन थे। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी किसके द्वारा, एजी टांसले के द्वारा। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, तो राज्यपाल था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, तो जैता जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें, तो ये आपका 43A है। क्या है? 43A है। अन्य को यदि देखें तो इसमें 39A जो है ये सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, जबकि 38 को देखें तो ये क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ऐसा कहा गया है। जबकि आर्टिकल 45 में ये सभी नीति निर्देशक तत्व के तहत हैं। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम के बालकों के लिए बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं, तो ऊंचाई वाले या ऊपरी क्षेत्र में उगाई जाती हैं। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था, तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, अपने चचेरे भाई खिज्र खां की याद में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी कब, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी चालू की जाती है 2016 में। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था, तो गोई-पोरिया समिति का गठन किया गया था। जबकि अन्य जो समितियां, राजा चलैया समिति ये कर ढांचे में सुधार संबंधित रहा है, वर्मा समिति मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन से संबंधित था, चक्रवर्ती समिति जो है ये मौद्रिक विनियमन में सुधार से संबंधित था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है, तो देखिए भारत निर्माण योजना ये जो आपकी आती है दिसंबर 2005 में लाई गई थी। इसमें कुल 6 संगठक थे, जिसमें ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सिंचाई, ग्रामीण जो है दूर संचार या टेलीफोन की सुविधा ये था, परंतु इसमें ग्रामीण उद्योग सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है, केवल 14 दिन तक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, तो आर्टिकल 165 के तहत, जबकि जो अटॉर्नी जनरल केंद्र स्तर पे होते हैं वो आर्टिकल 76 के तहत होते हैं। आगे चलते हैं, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तिरोध सिंह या तीरथ सिंह, दोनों नाम इनके आते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। देखिए जैसे अंगूर से शराब बनता है, दूध से मक्खन बनता है, पानी से ऑक्सीजन बनता है, उसी प्रकार से रोग से मृत्यु होगा, ना कि मृत्यु से रोग, इसलिए ए ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है।
उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो नोएडा है आपका। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित की सिफारिश के अनुसार जोड़ा गया था। तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनता है? शाह आलम द्वितीय। ये दो शाह आलम है, ये शाह आलम द्वितीय जो है ये पेंशन भोगी बनता है। इसका शासनकाल जो है 1758 से लेकर 1806 तक रहता है, 1758 से 1806, या इसकी जो उपाधि रहती है अली गौहर है। आगे चलते हैं। अब इतिहास से संबंधित जो प्रश्न है मुख्यतः उसको यहाँ पर देखा जाएगा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है? तो पांड्य राजवंश का उल्लेख किया है। निम्न में से कौन जो है जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो मंसूर, मनोहर, अबुल हसन ये सब जहांगीर के समय के हैं, परंतु ख्वाजा अब्दुस समद और मीर सैयद अली ये जो है हुमायूं के समय के चित्रकार थे। आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामानंद का जन्म इलाहाबाद में तथा वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। बिल्कुल सही है। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जाति व संप्रदाय के थे, ये भी सही है। आपके कबीरदास इन्हीं के शिष्य थे। कबीरदास, रैदास ये सभी जो है इन्हीं के शिष्य रहे हैं। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में हेराल्ड साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर से होता था? बंबई से होता था। पुलकेशिन द्वितीय के किस सामंत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी? तो इनका नाम था गंगराज दुर्विनीत। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? तो वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक जो है BM मालावारी थे। कौन थे? BM मालावारी। अगला है, ना तो भारत के भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहा जाए और ना ही पश्चिम का अंधानुकरण किया जाए। विवेक बुद्धि का सहारा लेकर के नए भारत को सर्वोच्च प्राच्य और पाश्चात्य विचारों को प्राप्त कर संजोए रखना चाहिए। ये विचार किसने रखे? तो ये राजा राम मोहन राय ने ये विचार रखे थे। क्या मैं राजनीति में आपका बालक नहीं हूँ, आपका ही बालक नहीं हूँ? हाँ, मैं थोड़ा कमजोर और थोड़ा भटका हुआ जरूर हूँ। महात्मा गांधी से अपने बारे में उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार कर लिया था? जयचंद को पराजित कर इसने बनारस पर अधिकार किया था। किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान अकद खां का विद्रोह होता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान यह विद्रोह होता है। कंडव वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, कंडव वंश की स्थापना जो है वासुदेव करता है। तो वासुदेव के बाद भूमिमित्र, फिर नारायण, फिर सुशर्मन है। तो वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन यही क्रम है आपका। तो यहाँ पे यदि आप इस क्रम को लगाएंगे तो सबसे पहले वासुदेव आएगा, फिर इसके बाद भूमिमित्र है, फिर नारायण है, फिर सुशर्मन है। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन 1, 3, 2, 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। अमीर खुसरो के अनुसार किस अरब जोशी ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया था? तो अबू माशर ने। महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कालाशोक का पुत्र नहीं था? उग्रसेन जो है कालाशोक का पुत्र नहीं था, जबकि कोरंडवर्ण, कौरव्य, नंदीवर्धन ये सभी कालाशोक के पुत्र थे। निम्नलिखित में से कौन एक 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो देखिए, गौरीशंकर मिश्र, इंद्रनारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय ये सभी संबंधित थे, परंतु ब्रज किशोर इससे संबंधित नहीं थे। भारत में सती प्रथा को समाप्त किस तारीख को किया जाता है? तो 4 दिसंबर 1829 को। 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा नियम 17 के तहत जो है इसका समापन होता है। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल कहाँ पे है? लहुरा देव में ये इसके साक्ष्य पाए गए हैं। किन स्मृतिकारों ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो नारद और पराशर ने। सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रिफ आयोग नियुक्त किया गया था किसके द्वारा? किस लिए नियुक्त किया गया था? तो ये जो है आपका सिंचाई में सुधार के उपायों का अन्वेषण करने और सुझाव देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। आगे चलते हैं। गुप्तकालीन बोबर पांडुलिपि संबंधित है। तो गुप्तकालीन जो बोबर पांडुलिपि है ये आपका आयुर्वेद से संबंधित है। किससे है? आयुर्वेद से संबंधित है। आगे चलते हैं। इतावली यात्री पेश कहते हैं वह एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति है, परंतु एकाएक क्रोध के दौर का शिकार हो जाता है। उक्त वक्तव्य विजयनगर के किस शासक से संबंधित है? तो तुलुब वंश के कृष्णदेव राय से संबंधित है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए एवं उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैतपुर का विलय, सतारा का विलय, झांसी के विलय, नागपुर का विलय। देखिए, लॉर्ड डलहौजी के समय में यह व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत राज्यों का अधिग्रहण करता है। इसके तहत जो है इसमें सबसे पहले सतारा का विलय होता है। सतारा का विलय
सतारा का विलय होता है 1848 में, ठीक है। सबसे पहले सतारा का विलय 1848 में, फिर जैतपुर का विलय होता है 1849 में, फिर आपका झांसी का विलय होता है 1853 में, 1853 में, और नागपुर का विलय होता है 1854 में। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 2, मतलब सतारा का विलय, फिर जैतपुर का विलय 1, फिर तीसरे नंबर पे झांसी का विलय आ जाएगा, फिर चौथे पे नागपुर का विलय आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं था? मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया और नरेंद्र देव, ये आपके इसके संस्थापक थे, पर जवाहरलाल नेहरू इसके संस्थापक नहीं थे। देखिए 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक में जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। किस कालावधि में कल्हड़ की राजतरंगिणी लिखी गई? तो 1148 ईस्वी से 1150 ईस्वी के इस कालावधि में लिखी गई है। कल्हड़ की राजतरंगिणी जो है ये संस्कृत में लिखी गई है, और इससे कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। राजसूय यज्ञ के समय में ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। उनमें से कितनी रत्नियां जो है महिलाएं होती थी? तो 4 रत्नियां जो हैं महिलाएं होती थी। आगे चलते हैं। श्लेष द्विअर्थी में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ है, ये ग्रंथ है तो कौन सा है? रामचरित। रामचरित जो है ये प्रारंभिक मध्यकाल का श्लेष में लिखा गया ग्रंथ है। बंगाल के किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी? तो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने, जिसका शासनकाल 1740 से 1756 रहता है, और इसी के द्वारा यह भी कहा गया था कि इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी कि यदि मधुमक्खियों को छेड़ोगे तो ये काट काट के आपको मार डालेंगी, यदि आप उन्हें नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देंगी, ठीक है। तो ऐसा कथन भी जो था ये अलीवर्दी खान के द्वारा ही कहा गया था। निम्नलिखित चोल शासकों में से मालदीव की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये राजराज प्रथम था, राजराज प्रथम था, ठीक है। इसने जो है आप क्या कहते हैं मालदीव की विजय की थी। सर्वप्रथम शासक ऐसा था चोल वंश का जिसने मालदीव की विजय की थी, और इसी के द्वारा सर्वप्रथम जो है उत्तरी श्रीलंका की विजय की गई थी। चेर साम्राज्य जीतने वाला भी पहला शासक था, ठीक है। इसके अतिरिक्त चोल साम्राज्य का यह पहला शासक था जिसने चीन में दूतमंडल भी भेजा था। और राजेंद्र प्रथम जो है ये पूरे श्रीलंका को विजित करने वाला शासक था। अगला है नाम लिंगानुशासन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वो अमर सिंह थे। कौन थे? अमर सिंह। एक सेकेंड, सी ऑप्शन। 1822 में महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौजे खास का गठन किसने किया? मतलब फ्रांसीसी सैन्य के आधार पर, सैन्य व्यवस्था के आधार पर इसका गठन जो है बेंचुरा और लॉर्ड अर्लार्ड ने किया था। वो जो है इसका सेनापति भी था, इस फौजे खास टुकड़ी का सेनापति भी था, तो बेंचुरा और अलार्ड, तो इन्होंने मिलकर के किया था। और इनकी कई तरह की सेनाएं थी सैन्य टुकड़ी, जिसमें एक फौजे खास थी, पैदल सेना थी। तो इसमें उस समय का जो गवर्नर था लॉर्ड ऑकलैंड, वो यहाँ पर जो है इनकी सेना को देखने का आया था, तो उसने इनकी फौजे खास सेना को संसार की सबसे सुंदर फौज कहा था। परमार्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे? तो परमार्थ जो है गुप्त काल के बौद्ध विद्वान थे। जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है कथन प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित रहा है? तो ये कावेरी डेल्टा से संबंधित रहा है। ये आपका संगम साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, कावेरी डेल्टा का, ये इतनी अधिक उपजाऊ रही है। अगला है महाकाव्य रामायण में 5 स्पष्ट तिथि क्रमगत और सांस्कृतिक चरणों की पहचान किसने की थी? तो ये जो पहचान है जे.एल. ब्रांकिंगटन ने की थी। शौनक और पेपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? तो ये जो हैं आपकी अथर्ववेद की शाखाएं, अथर्ववेद की। कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए यह कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था, कराची अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है किस भारतीय शासक ने अपने अधिकारियों एवं सिपाहियों को वेतन देने के लिए महादारी पद्धति को अपनाया था? तो राजा रणजीत सिंह ने जो है, या रणजीत सिंह ने अपनाया था। मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो पी.के. थॉमस और पी.जी. जोगलेकर के द्वारा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था किसका? तो ये जो है इल्तुतमिश का वजीर था। आगे चलते हैं।
84 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? देखिए, मंगोलों ने जब आक्रमण किया तो उसका सामना जो है, मुकाबला जफर खां और उल्गू खां दोनों ने, ये इसके सेनापति थे, इन दोनों ने मिलकर किया, जिसमें जफर खां जो है युद्ध में मारा जाता है। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख सेनापति थे, जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां और उल्गू खां। ये जो चारों नाम दिए गए, ये चारों उसके सेनापति थे, जिसमें से नुसरत खां और उल्गू खां जो है उत्तर भारत की जो विजय करता है अलाउद्दीन खिलजी, उसके ये सूत्रधार थे, मतलब इन्हीं की भूमिका थी उसमें, उसके उत्तर भारत की विजय में। और जफर खां जो है मंगोलों से लड़ते हुए मारा जाता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध वैद्य वाघभट्ट की रचना है अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह। अगला है, 2 सूचियां दी गई, इन्हें सुमिलित करना है। बेगम, बेगम कौन होती थी? तो ये शाही परिवार से आने वाली स्त्रियां होती थी। अगहा, अगहा जो हैं ये अन्य पत्नियां, चौथा वाला ऑप्शन देखिए, अन्य पत्नियां या स्त्रियां जो कुलीन परिवार में नहीं जन्मी हो। अगाचा, अगाचा जो होती थी ये उपपत्नी को अगाचा कहा जाता था। ख्वाजा सर, गुलाम हिजड़े जो होते थे वो ख्वाजा सर होते थे। इस प्रकार से आप देखें तो 1 4 2 3 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है किसमें? तो ये महावंश टीका में। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ है? तो ससानियों के अभिलेखों में हुआ है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है, सही है। 1928 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन होता है दिसंबर 1928 में, तो ये भी आपका सही है। वहीं 1928 में ही रमन प्रभाव का आविष्कार होता है, ये भी सही है। 1928 में मदर टेरेसा पहली बार भारत आगमन होता है, ये गलत है क्योंकि ये 1929 में आती है, 1929 में, 1929 में आती है, ना कि 28 में। अगला है, त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या शेष युग्म सही है? तो इसमें दूसरा और तीसरा, नागभट्ट द्वितीय, गोविंद तृतीय, देवपाल, इनका संघर्ष होता है। और तीसरा, रामचंद्र अमोघवर्ष प्रथम और विग्रहपाल, इन तीनों का होता है। तो दूसरा तीसरा सही है, परंतु पहला वाला सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जगह। इसके बारे में थोड़ी चीजें और देखें तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है वो कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर के होता है। किनके बीच में? प्रतिहार नरेश, प्रतिहार राजपूत और पालों के बीच में, इन तीनों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष होता है कन्नौज पर शासन अधिकार जमाने के लिए, ठीक है। और इसमें विजयी लास्ट में कौन होता है? प्रतिहार। जो प्रतिहार राजा होते हैं वही विजयी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, लाल महल का निर्माण करता बलबन था, दरबार महल का होशंग शाह, जहाज महल का गयासुद्दीन खिलजी था। लाल दरवाजा मस्जिद जो कि ये आजमगढ़ में स्थित है, इसका निर्माण करता महमूद शाह नहीं है। देखिए, लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण जो है इब्राहिम शाह सरकी का पुत्र महमूद शाह सरकी, ये जो नाम दिया गया महमूद शाह सरकी, इसकी पत्नी बीबी राजे ने करवाया था। तो लाल दरवाजा मस्जिद का जो निर्माण है महमूद शाह सरकी की पत्नी बीबी राजे ने करवाया था। आगे चलते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन रहा है? तो चेदी रहा है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर ये जो चारों हैं इनके एक बार हमें जो इनकी राजधानियाँ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो मत्स्य जो जनपद रहा है इसकी राजधानी विराटनगर, अवंती की राजधानी उज्जैन रही है, अश्मक की राजधानी पोटली और चेदी की राजधानी शक्तिमती रही है। जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है वो चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज, विदेशी नहीं है। 1916 में यह घोषणा किसने की थी? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था? तो त्रिलोचन पाल ने। मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? फ्रांसिस्को पेल्सर्ड था। कौन था? फ्रांसिस्को पेल्सर्ड था। आगे चलते हैं, बुद्ध के परिनिर्माण की तिथि 483 ईसा पूर्व में किस आधार पर निर्धारित की गई? कैंटन रिकॉर्ड के आधार पर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित राजपूत शासकों में से किसने जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय, दिगंबर मतलब जिसमें ये लोग वस्त्र नहीं पहनते, स्वयंवर में श्वेत कपड़े पहनते हैं, दिगंबर में नग्न रहते हैं, तो दिगंबर संप्रदाय को उदारतापूर्वक संरक्षण दिया? तो अमोघवर्ष के द्वारा दिया गया था। अगला है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 2 कथन दिए गए। कन्नौज के युद्ध के पश्चात वह भारत का शासक बनता है, बिल्कुल सही है। ये कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, गंगा का युद्ध भी कहते हैं, और ये 1540 में होता है। 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में, जिसमें हुमायूं की हार होती है और शेरशाह की जीत होती है और उसका दिल्ली और आगरा पर कब्जा हो जाता है। तो शेरशाह सूरी ने बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर 47 सरकारों में विभक्त कर दिया जो सीधे उसके नियंत्रण में थे। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित सिख गुरुओं के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें अंगद आएंगे, फिर रामदास, अंगद आएंगे, फिर आपके अंगद के बाद आपके अमरदास आएंगे, अंगद के बाद अमरदास आएंगे, फिर आपके रामदास आएंगे, फिर अर्जुन देव। देखिए अंगद दूसरे नंबर के सिख गुरु थे, अमरदास तीसरे नंबर पे थे, रामदास चौथे नंबर के, अर्जुन देव पांचवें नंबर के थे। इस प्रकार से आपका 2134 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्राप्त हुई? 18 जुलाई 1947 को। ये माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप इस बिल को लाया गया था। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। अभिलेख और संबंधित, उदयगिरी अभिलेख शिलालेख सामंत शनकानी से संबंधित है, सांची शिलालेख सामंत आम्र कारदेव से संबंधित है, उदयगिरी गुफालेख मंत्री वीरसेन साहब से, बिलसद अभिलेख ये स्कंदगुप्त का अभिलेख है, इससे संबंधित सामंत चीरत दत्त जो है इससे संबंधित नहीं रहे। ये जो अभिलेख है ये यूपी के एटा में मिला है, तो डी वाला सुमेलित नहीं है। पेशवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया था? तो विधवा पुनर्विवाह पर लगाया था। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल किसके प्रभाव के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था? तो जॉर्ज क्लार्क के प्रभाव स्वरूप जो है इसे निरस्त किया गया था, अस्वीकृत कर दिया गया था। प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी नामक पद का प्रयोग होता था किसके लिए? तो अंतःपुरा के प्रभारी के लिए। मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन थे? तो ये पूरक सिपाही थे, कॉम्प्लीमेंट सोल्जर्स होते थे। नीचे दो कथन दिए गए। कथन कारण वाला कथन है कि जैन धर्म ने युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया, बिल्कुल सही है, कारण दोनों में जीव की हिंसा होती थी, तो कथन कारण सही है और व्याख्या भी सही हो रही है। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन दिए गए। प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे, बिल्कुल सही है। जमुना दास एवं मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की, नहीं, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मार्च 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के की थी। तो इसमें केवल पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। आगे चलते हैं। संगठन और संबंधित व्यक्ति, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान सही है। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डिरेजियो सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फुले ये सही नहीं है, क्योंकि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा 1924 में मुंबई में की गई थी, तो सी वाला सही नहीं है। जबकि डी देखें थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल आलकाट ये सही है। अकबर की विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार किया था, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए इन्होंने कई सारी विजय की थी, जिसमें इनमें जो ये जो चार दिए गए हैं इसमें सबसे पहले आपकी सिंध विजय होगी। सिंध विजय होती है 1591 में, 1901 में। वहीं दूसरे नंबर पे उड़ीसा की विजय होगी 1592 में, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे बलूचिस्तान विजय होगी 95 में, 1595 में। और फिर कंधार विजय होगी, ये भी 1595 में ही होती है। इस प्रकार से आप क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले क्या है, सिंध विजय है, तो 2143 ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राचीन नगर राजगिरी का वास्तुकार कौन था? महागोविंद था। निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? तो यशोवर्मन की मृत्यु जो है युद्ध के मैदान में होती है। देखिए यशोवर्मन जो है कन्नौज का शासक था। हर्षवर्धन की राज की समाप्ति के बाद जो है कन्नौज पर यशोवर्मन का शासन होता है और एक महान शासक था। यशोवर्मन की जो दोस्ती है वो कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ से थी। ये दोनों दोस्त थे और इन दोनों ने मिलकर ही अरबों को पराजित किया था, परंतु बाद में दोनों में मतभेद होता है और इन दोनों में युद्ध होता है, जिसमें ललितादित्य मुक्तापीठ ने यशोवर्मन को पराजित किया और युद्ध में ही यशोवर्मन की मृत्यु हो जाती है। स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ककुम। ककुम जो है सबसे छोटी इकाई थी। आगे चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको सही काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। देखिए महत्वपूर्ण है ये, थोड़ा सा इसको सुन लीजिएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब होती है? 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में होती है, ठीक है। और स्थापना से संबंधित कौन रहे हैं? तो MG रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी। अब दूसरा देखें, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना जो होती है आपकी 1885 में। कब होती है? 1885
1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबक के द्वारा। फिर तीसरा देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा कब होती है? दिसंबर 1866 में, 1866 में होती है। कहाँ पे? लंदन में। और किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चौथा देखिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में होती है, 1884 में होती है। किसके द्वारा होती है? ये जो है एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चारुलू के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें जो है सी ऑप्शन आपका 3142 सबसे पहले आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना होगी। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में। फिर दूसरे नंबर पे पहला वाला जाइए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में। फिर चौथा आएगा आपका मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। और सबसे लास्ट में दूसरा नंबर वाला आएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में। आगे चलते हैं। 30 मई 1863 को एल्बर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लावरम के से किस पूरा पाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? तो हैंड एक्स क्लीवर परंपरा के। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 1927 में नियुक्त हरकोर्ट बटलर समिति ने अनुशंसा की थी किसके संबंध में? तो ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों का संरक्षण की। जिया तरंग आंदोलन आरंभ होता है कहाँ से? मणिपुर में आरंभ होता है। देखिए, जिया तरंग आंदोलन के बारे में थोड़ा बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930-31 में होता है, या पूरे देश में कई जगह पे इसके केंद्र होते हैं। तो उत्तर पूर्व में इसका जो केंद्र था वो मणिपुर था। मणिपुर में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है, नागाओं ने वहाँ पर यदुनाथ के नेतृत्व में, मणिपुर के नागाओं ने यदुनाथ के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिसको वहाँ पर जो है जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बाद में यदुनाथ को गिरफ्तार करके फांसी लटका दी जाती है। तो बाद में इनकी जो नाबालिग बहन रहती है 15-16 साल की, गौड नल्लू, ये जो है इसका नेतृत्व करती हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने जो है इनको गौडी नल्लू को रानी की उपाधि दी थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, कौन सूफी संत सांस की योग क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि अन्य योगी उनको सिद्ध कहते थे? तो निजामुद्दीन औलिया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, और इसको लाया कब गया था? तो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके माध्यम से 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया था, जिसको भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से समाप्त किया जाता है। किन शासकों के सिक्कों पर धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण रहती है? पहलो जो शासक थे इनके। अगला है कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे सिद्ध मातृका लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से 20 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।